नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद बीजेपी ने इसे न्याय की दिशा में बड़ी कार्रवाई बताया। दरअसल बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मामले की निगरानी कर रखे हैं और सरकार की कोशिश है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए बोला कि मामले में कथित वीआईपी एंगल को लेकर सवाल उठा दिए और दुष्यंत गौतम से सीबीआई पूछताछ की मांग भी की है। जहां तक अंकिता भंडारी के न्याय की बात है तो केवल और केवल अन्याय हुआ है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी उन तीन हत्यारों की कि वो ये सोचे भी कि उनके पेटिशन को, उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। वो जानते थे कि अब बदलाव होने जा रहा है उनकी पार्टी के अंदर चुनावों के मद्देनजर, इसलिए समय रहते उन्होंने सोचा एप्लीकेशन लगाएंगे और वो छूट जाएंगे, उनको बेल मिल जाएगी, उनकी सजा को माफ कर दिया जाएगा। ये था असली कारण। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रही है, जितने जन संगठन है वो आंदोलन करते रहे हैं, और क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं तो मुझे मालूम है कि किस तरह से इस मुद्दे को आगे ले जाने का काम जन जन कर रहा है। देखिए, अंकिता भंडारी के हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाना सरकार का लक्ष्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस केस में गंभीर हैं, खुद उस केस में रुचि ले रहे हैं। उसी की परिणति है कि कल आप ही ने देखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपराधियों की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज करने का काम किया। उनको जमानत नहीं मिली है, वो आजीवन जेल में रहेंगे और ऐसी व्यवस्था उनके लिए की गई है क्योंकि अभी मामला अदालत में चल रहा है और लोअर कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उच्च न्यायालय में उनका अपना मामला भी चल रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग है। और सरकार का ये प्रयास रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पैनल के हमारे एडवोकेट्स हैं उनसे लगातार चर्चा करते रहते हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीरोखाल से सामने आए उस वीडियो का हवाला देते हुए सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसमें प्रसव पीड़ा से जूझती थी महिला को खाट के सहारे ले जाते हुए देखा गया। सुजाता पॉल ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने का वादा किया था, लेकिन आज हालात और खराब नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने स्वास्थ्य मंत्री समेत सरकार के अन्य मंत्रियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सरकार विफल रही। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदार मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। कितने दुख की बात है कि मातृशक्ति के साथ जो तस्वीरें आती हैं पहाड़ों से कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो चुका है। और ये वीडियो जो बीरोखाल से आया है ये बेहद दुखदाई इसलिए है क्योंकि जो सरकार में आए हैं उन्होंने ये कहा था कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, और इसी कारण से जनता को ये लगा कि जो ये वादा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। मगर आज स्वास्थ्य व्यवस्था और बुरे हाल में हो चुकी है कि अगर आप 108 वालों को देखते हैं किस तरह से 2018-19 में ही एक कंपनी को हटाकर कई लोगों की नौकरियां खाकर ये सुविधा जो है ये ठेका, बल्कि मैं कहूंगी ठेका जो है एक मध्य प्रदेश की कंपनी को दिया गया था, और तब भी बहुत लंबा आंदोलन किया गया था। और वहीं देहरादून में टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए तेज कोशिश की जा रही है। बता दें कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है। दरअसल सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने टीबी नियंत्रण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और एनएचएम के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बताया गया कि अब तक कुल 5215 टीबी के मरीजों की पहचान की गई, जिनमें से वर्तमान में 3848 मरीज एक्टिव हैं और अपना नियमित इलाज ले रहे हैं। इसके साथ ही 3270 मरीजों को निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट उपलब्ध करवाई गई। साथ ही बता दें कि ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं और एनसीसी कैडेट्स तथा माय भारत के वॉलंटियर्स को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके।
टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश हमें भारत सरकार के द्वारा मिलते हैं, जो भी हमारे स्टेट एनएचएम के द्वारा हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, उनका हम पालन करते हैं। और उसी कड़ी में जैसे 100 डेज टीबी प्रोग्राम चला था सेकंड फेज़ का, उसमें हमने जो हमारे 189 जो वल्नरेबल एरिया थे जिसमें कि हमें स्क्रीनिंग की जानी थी, तो वो हमने पूरा उसको अचीव किया, 100% उसको अचीव किया है। और उसमें अभी तक हम बात करें तो लगभग हमारे जनपद में 5215 जो टीबी के मरीज अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, और एट प्रेजेंट 3848 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं, जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा इन 3848 के सापेक्ष में 3270 मरीजों को जो है वो निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट जो है वो उपलब्ध कराई है। इसके अलावा 100 डेज टीबी कैंपेन के अतिरिक्त भी हम जो है वो लगातार जो हमारी हैंड एंड मशीन है उनके द्वारा हम फील्ड में कैंप लगा रहे हैं। अल्मोड़ा में आईएफएस अधिकारी अभिमन्यु को डीएफओ का पदभार ग्रहण कर लिया। तो बता दें कि पदभार संभालने के बाद उन्होंने वन विभाग की प्राथमिकताओं को लेकर अपनी कार्य योजना साझा की। दरअसल नवनियुक्त डीएफओ अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि अल्मोड़ा जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति को नियंत्रित करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। साथ ही कहा कि अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन संपदा को देखते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए वन संरक्षण और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील की है। देखिए, अल्मोड़ा वन प्रभाग वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए काफ़ी संवेदनशील है। इसको देखते हुए जो प्रमुख प्राथमिकता जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकथाम एवं इसके नियंत्रण पे ही रहेगी, जिसमें आधुनिक तकनीकी जैसे एआई बेस्ड कैमरास, सर्वेलेंस सिस्टम और क्यूआरटी को वेल इक्विप करना ये प्राथमिकता में रहेगा, जिससे कि हम ऐसी कोई भी घटना है उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाएँ और एक साइंटिफिक तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को मैनेज कर पाएँ। इसके साथ ही जो वनाग्नि के लिए भी काफ़ी प्रोन एरियाज रहते हैं, तो इसमें पिरूल एकत्रीकरण और जन सहभागिता के माध्यम से किस तरह से वनाग्नि को अच्छे तरीके से निपटा जाए, ये प्राथमिकता रहेगी। और वहीं देहरादून में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी ने साफ किया है कि ऐसी बयानबाजी को संगठन की राय नहीं माना जा सकता। दरअसल बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत का कहना है कि बीजेपी और डबल इंजन की सरकार लगातार जनता के बीच रहकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। साथ ही कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता को किसी मुद्दे पर अपनी बात रखनी है तो संगठन में इसके लिए उचित मंच मौजूद है। बताया कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, समस्याओं के लिए समाधान के लिए उस पर काम भी किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि सही फोरम हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा, और ख़ास तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है, हमारी मोदी जी की धामी जी की सरकार है, वो लगातार जनता के बीच में रहती है, काम भी करती है। और विकास एक ऐसा काम है, मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट जो होता है या विकास जो होता है वो कभी रुकता नहीं है, लगातार होता रहता है। अब हम इस साल 5 साल करेंगे तो आगे भी 5 साल होगा। तो आप ये सोचिए कि आज जो विकसित देश हैं वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भी आज और भी गुंजाइश है काम होने की। जो हमसे और हम कह सकते हैं कि 50 साल आगे के देश हैं, वहाँ भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर रह जाती हैं। तो जो कमी है उसके लिए ये सारी बैठकें हमारी लगातार जो चल रही हैं, उनसे वही फीडबैक लिया जाता है कार्यकर्ताओं से। और वहीं देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने संगठन को धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए और पहले से तैनात पदाधिकारियों में भी कुछ नामों का संशोधन किया गया। साथ ही कहा गया कि कार्यकर्ता अब अभियान के रूप में घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए ये नियुक्तियां की गई हैं। जो हमारे प्रदेश में 19 संगठनात्मक जिले हैं, उनके हमारे जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी
पूर्व में ही बनाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन, कुछ नामों को इधर से उधर उनका परिवर्तन किया गया है और 19 संगठनात्मक जिलों में हमने अपने प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए हैं। तो निश्चित रूप से आगामी 2027 के चुनाव के मद्देनज़र हम जिलों को और सशक्त करने के लिए और जिलों में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, जो संगठनात्मक कार्य हैं, आम जनता के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनाएं लाई गई हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। और वहीं देहरादून में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजधानी की सड़कों की हालत अब ऐसी हो गई है कि गड्ढे तक गूगल लोकेशन पर नजर आने लगे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार विकास के दावे तो कर रही, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़कों की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। साथ ही उन्होंने सड़क व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ देखने को तैयार हो तभी तो कुछ देखा जाए। हम तो केवल इन्हें बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है, सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में हम हैं। गूगल मैप हमारे गड्ढों के एड्रेस बता रही है और मुख्यमंत्री जी चैट जीटीपी पे लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर भरत चौधरी जी भी इन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उसका समाधान कहाँ पे है? इसका मतलब भाजपा के विधायक सवाल उठाए गड्ढों पर, भाजपा के विधायक सवाल उठाए भ्रष्टाचार पे, भाजपा के विधायक उठाए तमाम सारे सवाल, मगर मुख्यमंत्री जी बड़ा व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है। और वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर तीखा हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज के बयानों से साफ है कि जनता अपनी समस्याओं को वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सुजाता पॉल ने आरोप लगाया कि ऐसे वीडियो हटाने के बजाय सरकार को लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सतपाल महाराज के राजनीतिक सफर पर भी तंज कसा और कहा कि महाराज कांग्रेस से भाजपा में गए थे और मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे, लेकिन जनता के मुद्दे उनके लिए प्राथमिकता नहीं रहे। सुजाता पॉल ने केदारनाथ में सतपाल महाराज के प्रवेश को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सतपाल महाराज जी जिस तरह की बातें बोलते हैं उससे बिल्कुल साफ है कि एक पति अपनी पत्नी को ले जा रहा है, वहां से उसे वीडियो बनाकर डालना पड़ रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी को वो आह्वान कर रहे हैं उनका और उन्हें बता रहे हैं कि देख लो हमारी स्थिति क्या है, कुछ करो। और कितने दुख की बात है कि वीडियो के माध्यम से जनता बताने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ तो एक तरीका इनके पास कि वीडियो हटा दो। तो सतपाल महाराज जी देखिए कांग्रेस से भाजपा में गए थे कि पता नहीं वो कौन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनका तो सपना ही केवल एक था। तो वो जनता उनका सपना नहीं है। उनसे पूछिए ना कि केदारनाथ के पंडा पुरोहित ने उनको केदारनाथ की एंट्री क्यों उनकी बंद कर रखी है, आज तक वो जा नहीं पाते, चाहे वहां प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए, मगर सतपाल महाराज जी वहां जा नहीं सकते क्योंकि पंडा पुरोहितों ने ये कह रखा है कि वो नहीं आ सकते वहां। और वहीं खटिमा में विद्युत केबल चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की चोरी की विद्युत केबल घटना में इस्तेमाल कार बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक 11 केवी विद्युत लाइन से केबल काटकर चोर कार से फरार हो रहे थे, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध कार को रोक लिया। तो वहीं पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सीओ खटिमा नीरज सेमवाल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है। खटिमा क्षेत्र में हुई दूसरे विद्युत केबल चोरी की घटनाओं के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। के क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि जो बिजली विभाग के जो तार होते हैं, इस तार के जो बड़े जो गट्ठर होते हैं, जिसमें कि 81 तार थे और लगभग 1 से 1.5 फीट के जो तार थे, उसके 2 बड़े गट्ठर चोरी हुए हैं। पुलिस के द्वारा तुरंत नाकाबंदी की गई, जगह जगह चेकिंग की और चेकिंग के उपरांत एक गाड़ी एक वाहन मिला, जिस वाहन में 4 लोग सवार थे। उस वाहन की जब चेकिंग की गई तो पता चला कि उसमें इन्होंने चोरी का सारा सामान रखा हुआ है। गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया गया। 4 लोगों को भी फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। फिर आगे बिजली विभाग के द्वारा तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं उधम सिंह नगर के खटिमा में बस्ती का रास्ता बंद किए जाने का मामला सामने आया। बता दें कि ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी खटिमा को शिकायती पत्र देकर रास्ता खुलवाने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। दरअसल बस्ती में करीब 25 से 30 मकान बने हुए हैं। साल 2019 से ग्रामीण जिस रास्ते से आवागमन कर रहे थे उसे 30 जून 2026 को बीच से करीब 30 मीटर तक बंद कर दिया गया। लेकिन आरोप है कि रास्ते पर धान की फसल लगातार तार बाड़ कर करंट छोड़ दिया गया है, जिससे बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही। तो वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम से मामले की जांच कराकर रास्ता खुलवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसमें आज कंचनपुरी भैंसिया के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी महोदय के नाम दिया है। इनके द्वारा बताया गया कि जो हमने किसी ओम प्रकाश निषाद पुत्र राम सुमेर से ज़मीन खरीदी थी, परंतु उसमें ज़मीन का जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को बीच में किसी चरणजीत सिंह ने बंद कर दिया है, जबकि ये रास्ता पहले से चलता आ रहा है। इसमें विभाग ने पाइपलाइन भी डाली है, परंतु ये परेशान करने की नीयत से रास्ता बंद करे, जिससे कि हमारा आवागमन बंद हो गया है। इसमें संबंधित राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक से जांच कराते हुए अपने अभिलेखों के अनुसार देखा जाएगा कि इसमें रास्ता है या प्लॉटिंग जब काटी होगी तो वो रास्ता था। जो भी इसमें कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई वो करी जाएगी। ये जगह खरीदी थी, कम से कम 4-5 साल पहले जगह खरीदी थी हमने बाबा जी से, और ये हमारा हाईवे रोड से 200 मीटर रोड है 15 फीट का, तो इन्होंने बीच में 30 मीटर रोड हमारा बंद कर रखा है चिन्ना जी ने। और इसके बाद इन्होंने धान लगाते हैं, धान लगाने के बाद में इन्होंने उसमें बत्ती का किरण छोड़ रखा है। उसमें हमारे बच्चे स्कूल के लिए, कोई मौत हार हो जाती है उसके लिए, बहुत से कारण ऐसे हैं जो हमारी रास्ता सब बंद कर रखी है। आज हमने तहसील साहब को तहसील साहब को हमने अपना विज्ञापन दे दिया उनको, और हमारी बहुत से जल्द रास्ता खुलवाई जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम कई बार यहाँ धरने पर ही बैठ चुके हैं, लेकिन हमारी सर उसमें ये कहना चाहूँगा कि बाबा जी से जो है जो आबादी बसी है वहाँ पर प्लाटिंग वगैरह हुई है, तो उसमें प्लाटिंग के साथ साथ जो है बाबा जी ने रास्ता दिया था सारे लोगों को 15 फीट का, जिसमें से 30 मीटर रास्ता चरणजीत सिंह ने बंद कर दिया। पहले ही बंद कर देना था, या कि प्लाटिंग से पहले बाबा जी को देना नहीं चाहिए था। अब जब रास्ता दे दिया, जिसमें सरकारी लाइन पड़ गई, उसने खुद खड़े होकर के वहाँ पर सरकारी लाइन डलवाई है, पाइपलाइन पड़ी हुई है। उसके बाद उसने जो है जबरन उस पर कब्जा करके रास्ता ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया, क्या रीज़न है इसका सर, हमें तो उसके बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन उसके प्रताड़ित करने से तमाम आवाम के लोग जो है, जो बस्ती वहाँ पर बसी हुई है, सारे लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। और वहीं चमोली से इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 200 मीटर गहरी खाई में एक कार गिर गई। हादसे में भारतीय सेना के जवान की मौत हो गई। शव को खाई से निकाला गया है बाहर। तो देखिए किस तरीके से चमोली में ये भीषण सड़क का हादसा होता हुआ। हादसे में भारतीय सेना के जवान की मौत हो गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, विचलित करने वाली ये तस्वीरें। चमोली में शव को खाई से बाहर निकाला गया है। तो चमोली में ये दर्दनाक सड़क का हादसा, जहां पर एक गाड़ी 200 मीटर गहरी खाई में जाकर गिर गई और इस हादसे के दौरान भारतीय सेना के जवान की मौत हो गई है। हादसे में भारतीय सेना के जवान की मौत, जिसके बाद से शव को खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीरों से देखकर ही लग रहा कि यह हादसा कितना भयावह था। और वहीं देहरादून में महिला नर्सिंग ऑफिसर से शादी और सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़िता वर्तमान में कैलाश अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। बता दें कि उसका संपर्क 25 जून को आरोपी चारूचंद्र जोशी से मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर हुआ था, जहां आरोपी चारूचंद्र जोशी ने उसे बताया कि वो देहरादून स्वास्थ्य निदेशालय में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और उसकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अच्छी पहचान है। दोनों के बीच बातचीत चलती रही और आरोपी ने पीड़िता को विश्वास में लेकर नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2026 में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए अलग अलग
स्कैनर पर 32 लाख रुपए ठग लिए और उसके बाद पीड़ित से संपर्क भी बंद कर दिया। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तो इस पूरे प्रकरण में गुरुवार को नरसिंह एकता मंच और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर 25 जुलाई को आयोजित हुए नरसिंह अधिकारी भर्ती 2026 को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने 3 दिन के अंदर सरकार से इस प्रकरण में SIT और STF स्तर की जांच की भी मांग की है। उनसे बात करी और हमने कहा है कि यदि आपके साथ इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है तो आप उनके सामने आइए, क्योंकि अगर जांच होती तो तमाम लोग इसमें शामिल, उनका जरूरी है एक समय बाद उन लोगों को आना पड़ेगा। तो हम भी यही चाहते थे कि अगर कौन कौन है वो जो अगर जिन्होंने इस तरीके का कार्य को किया है और यदि उनको पहले से ही इस चीज़ में था कि अब उनके साथ ये कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ है या फिर इनके कहाँ तक लिंक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप किसी को 32 लाख रुपए दे रहे हो तो वो आपने एकदम शायद उस चीज़ को जांचा होगा, आपने उसको परखा होगा और जब आप पूर्ण रूप से सहमत हुए होंगे तभी आपने एडवांस में इतनी बड़ी रकम कहीं। इस परीक्षा में कई गंभीर आरोप जो है लगे हुए हैं और इसमें दरअसल ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है चारू चंद्र जोशी, जिसने एक तरह से 32 लाख रुपए की डिमांड की थी एक लड़की से, एक महिला से जो इस परीक्षा में अभ्यर्थी थी। उसने 32 लाख रुपए कई विभिन्न जो है 32 लाख रुपए अलग अलग जगह से अलग अलग अकाउंटों में जो है भेजे भी हैं उस लड़की ने। और इससे साफ साबित होता है कि इस भर्ती की जितनी भी इसमें जो है इस भर्ती में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि लड़की ने इसमें जो है सोना भी गिरवी रखा है और बहुत सारी चीजें गिरवी रखी है और तब जाके जो है 32 लाख रुपए दिए हैं। और ऐसे न जाने और कितने केसेस जो है इस भर्ती से रिलेटेड होंगे। हम ये चाहते हैं कि 3 दिन के भीतर जो है प्रदेश सरकार तत्काल इस पर या तो STF जांच कराए या तो SIT जांच कराए। और वहीं देहरादून में पुलिस ने धार्मिक आयोजनों में महिला को निशाना बनाकर चेन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। बता दें कि पुलिस ने पंजाब के पटियाला से जुड़े सामना गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। दरअसल आरोपी सोशल मीडिया और यूट्यूब से धार्मिक आयोजनों की जानकारी जुटाकर वहां महिलाओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस ने 3 सोने की चेन, 10,000 रुपए नकद, चेन काटने वाला कटर और होंडा सिटी कार भी बरामद की है। पौड़ी में पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं और उनके आश्रितों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय पौड़ी परिसर में विशेष शिविर आयोजित किया गया। बता दें कि अभिलेख कार्यालय बंगाल अभियंता समूह की ओर से आयोजित शिविर में वरिष्ठ अभिलेख अधिकारी कर्नल कुलदीप सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की समस्याएं सुनी, उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की। तो वहीं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करण सिंह रावत ने बताया कि शिविर में मुख्य रूप से पेंशन संबंधी मामलों सहित पूर्व सैनिकों, विधवाओं और आश्रितों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बता दें कि शिविर में कुल 68 लाभार्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 42 पूर्व सैनिक, 23 सैनिक विधवाएं और 3 आश्रित शामिल हैं। तो वहीं इस अवसर पर नायब सूबेदार जगदीश मंडल, नायक रजनी मित्रा, सिपाही जितेंद्र सिंह सहित अन्य भी मौजूद रहे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।